सर मेरे को ना फर्स्ट बुक में थोड़ा डाउट था। सर बड़ी दूर से आ रही है। आ रही है। हाँ सर आ रही है। पता नहीं ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था। फर्स्ट बुक में आ रही है डाउट सर है, अब। कौन कह रहा था, क्या डाउट है? थोड़ा सा ही डाउट है वो। सर ऑर्गेनाइजिंग से है, मेरे को एक बार वो बता दो कि मेरे को एक बारी फंक्शनल और डिविजनल जो स्ट्रक्चर्स है ना, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक बारी ये बता दो। मीनिंग पता है? देखिए सर, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर देखो, वो अपने नाम से ही क्लियर है, फंक्शंस के बेसिस पे कंपनी के डिपार्टमेंट्स बनाना। जो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है उसके लिए बेस्ट सूटेड होता है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम साइज होना चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हो आप, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बेचते हो, तो एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रख लो, एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट रख लो, एक ही आप फाइनेंस रख लो, एचआर के लिए भी एक ही रख लो, और चाहो तो आर एंड डी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बना सकते हो। अदरवाइज कभी कभी वो छोटी कंपनीज में मार्केटिंग वाले ही संभाल लेते हैं। पीआर के लिए आप अलग से डिपार्टमेंट बना लो, नहीं तो वो काम भी मार्केटिंग वाले संभाल लेते हैं, हमने कल बात की थी। तो पहली बात, इफ यू आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, स्मॉल साइज है या मीडियम साइज है, तो आपके लिए ये बेस्ट सूटेड है फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिविजनल स्ट्रक्चर? क्या सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है लेकिन वेरी लार्ज इन साइज है। मान लीजिए हीरो मोटर्स क्या बेचता है सर? हीरो मोटर्स क्या बेचता है? सिर्फ बाइक्स ही तो बेचता है, गाड़ियां तो नहीं बेचता। हीरो की गाड़ियां तो नहीं आती, सर सिंपल है। साइकिल भी तो बनाता है। अरे यार मतलब टू टू व्हीलर ना, साइकिल भी बनाता है सर। दो चीजें ना। तो हीरो हाँ मोटर्स वो भी। वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब सबसे ज्यादा टू व्हीलर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अब अगर मैं सोचूं सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा, तो हम बर्बाद हो जाएंगे सर। क्योंकि हीरो मोटर्स मोर देन 100 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, तो एक ही प्रोडक्शन मैनेजर नहीं संभाल पाएगा। तो यहाँ पे सर सिंगल प्रोडक्ट होने के बाद भी मुझे एरिया के बेसिस पे डिवीजन करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी पूरे वर्ल्ड में है, तो आप कॉन्टिनेंट्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो कि लाइक एशिया तू संभाल ले, ठीक है, यूरोप तू संभाल ले, ठीक है, इस ऑस्ट्रेलिया तू संभाल ले, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। या आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल के बेसिस पे कर सकते हो। तो वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल में क्या है सर, अब जैसे एशिया तू संभाल ले किसी को बोला हमने, तो फिर उसके अंदर चारों डिपार्टमेंट्स होंगे जिसे वो संभाल रहा होगा। उसमें प्रोडक्शन अंदर निकलेगा, मार्केटिंग सब होगा अंदर। तो मतलब पूरा एशिया वाला जो डिवीजन है वो एक तरह से सेपरेट कंपनी की तरह वर्क कर रहा होगा। एशिया को यूरोप वाले से कोई मतलब नहीं होगा, यूरोप वाले के अंदर भी 4-5 डिपार्टमेंट छोटे छोटे वर्क कर रहे होंगे। मतलब ये सेपरेट एक कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, इन्हें इनकी अपनी फंडिंग मिलती है, अपने इनके मैनेजर्स हैं, तो इस तरीके से काम होता है। तो अब आपको बात ही समझ आ गई, आपको मीनिंग क्लियर है, तो इस पर जो केस स्टडीज आती है वो इसी टाइप की आती है कि भैया ये हमारी कंपनी है, इस टाइप की कंपनी, आप बताइए हम किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करें। या वो आपको खुद ही बता देगा कि इस कंपनी में ये डिपार्टमेंट्स हैं,
तो आप बताइए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि स्ट्रक्चर कौन सा है, फिर उसी के मेरिट डिमेरिट पूछ लेगा, और मेरिट डिमेरिट ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में बहुत सारे हैं। ठीक है सर। सर अच्छा मेरे को एक बारी कंटिंजेंट का मतलब बताना। कंटिंजेंट कंटिंजेंट मतलब कि होगा नहीं होगा पता नहीं। अगर मैं आपको बोलूं, आप पूछो सर आज क्लास कितने बजे है, मैं कहूँ कंटिंजेंसी है आज, तो आप कहोगे सर क्या कंटिंजेंसी है, तो मैं कहूंगा अगर मेरे यहाँ गेस्ट आएंगे तो क्लास नहीं होगी, नहीं आएंगे तो होगी। तो ये मतलब होता है कंटिंजेंट का। सर तो बिजनेस एनवायरनमेंट में, बिजनेस कंटिंजेंट है, एनवायरनमेंट कभी भी कुछ भी हो उसमें सकता क्या है है? सर। सबसे ज्यादा कंटिंजेंट तो वही है। अच्छा, तो कंटिंजेंट और डायनेमिक में क्या फर्क हो गया फिर? फर्क है सर, देखिए कंटिंजेंट है इसीलिए तो डायनामिक है। कंटिंजेंट है पता नहीं कब क्या हो जाए, तभी तो बार बार बदलता रहता है। दोनों में फर्क है ना बोलने के तरीके में। हाँ मान लीजिए हाँ। अगर मैं बोलूं हमारी क्लासेस, सुनिएगा, हमारी क्लासेस डेली ही कंटिंजेंसी पे चलेगी, कभी कोई बात है कभी कोई बात है, तो मतलब आपसे मम्मी पूछेंगी आज क्लास है, आप कहोगे पता नहीं, कितने बजे है पता नहीं, है नहीं पता, नहीं है नहीं पता, पता नहीं जी वो बता देंगे। तो कंटिंजेंट है मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, और डायनामिक का मतलब हो रहा है वो चेंज बार बार, कभी 6 बजे हो जाती है, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, तो ये फर्क है दोनों में। सर एक तरीके से नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर है ना? डेफिनेटली, ये तो पूरा चैप्टर ही नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर है, कल बात आया तो था आपको। हाँ। और बताइए, नॉन कंट्रोलेबल की डेफिनेशन में आप बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है बात। पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट नॉन कंट्रोलेबल है, तभी तो हम टेंशन में है। इस पूरे चैप्टर में वो ये नहीं बताएगा एम्प्लॉय को कैसे बात करें, क्योंकि एम्प्लॉय हमारे कंट्रोल में है, जैसे मर्जी बात करो। ठीक है सर, इतना ही था। ठीक है जी, ले आओ बुक 1 के, बुक 2 के डाउट्स बताओ क्या है। एक मिनट सर देखता हूँ। सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस आता है क्या? हम्म, क्योंकि मैंने काफी काफी क्लियर है। कम देखा है, मतलब ये। इसी सर एक साल बार बुक में बता डाला दो है। ये वाला प्रोसेस इसका। 2 मिनट दीजिएगा मुझे जरा। पेज नंबर बताना। सर सेकंड बुक का पेज नंबर 25, नहीं 23। अरे यार मिल ही नहीं रहा, छोड़ो ऐसे ही देख लेते हैं, आइए। हाँ सर, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, इसमें आपका सबसे पहला काम है अपनी सेल फोरकास्ट कर लो। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आपका सबसे पहला काम क्या है, आप अपनी सेल्स को फोरकास्ट कर लो पहले, कि आपकी जो है कितनी सेल्स होने वाली हैं अगले 5 साल में। ठीक है, ये मैंने आपको थर्ड बुक में जब रेशोस करा रहा था तब भी डिस्कस किया था कि कंपनी क्या करती है, अपनी कई साल की सेल फोरकास्ट करती है। उसके बाद क्या होता है, याद कीजिए, आपको थर्ड बुक जो अकाउंट्स की हम कर रहे थे उसमें बताया था कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उसमें कंपनी हर साल का निकाल के रखती है ना, ये खर्चा सेल का कितना, उसमें सेल नीचे बैठता है। याद आ रहा है ना, कॉमन साइज में क्या होता है, उसमें कंपैरिजन नहीं होता आपस में। कॉमन साइज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे रहता है, एक एक आइटम उसका कितना परसेंटेज है ऐसे निकालते हैं। तो कंपनी को पता होता है उनका कौन सा एक्सपेंस सेल्स का कितना परसेंट होता है इन जनरल। ठीक है, और फिर जब वो उसे कंपेयर भी करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के, तो ये भी अंदाजा लग जाता है कि ईयर बाय ईयर एक पर्टिकुलर एक्सपेंस किस रेट से इंक्रीज होता है।
वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में क्या देखते हैं कि वो पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो देखिए उनको ये भी पता है कि वो खर्चा सेल का कितना परसेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। उन्हें ये भी पता है कि हर साल वो कितना बदल जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इस बेसिस पे सेल्स की फिगर्स उनको सारी पता अगर चल गई, तो क्या वो अपने सारे एक्सपेंसेस की फिगर्स भी निकाल लेंगे? सब निकाल सकते हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 5 साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के रखी हुई होती है मैनेजमेंट ने पहले से। तो कितने नेट प्रॉफिट्स होंगे, कितना टैक्स देना पड़ेगा, सब कुछ पहले से निकला हुआ है। ठीक है जी। सेल फोरकास्ट कर ली, पीएनएल अकाउंट बना लिया अगले 5 साल का, अगले 5 साल की बैलेंस शीट्स भी बना ली। कंपनी को पता होता है कितनी सेल के लिए कितने फिक्स एसेट्स लगेंगे, किस साल हमें कितने करंट एसेट्स रखने की जरूरत है। तो एस्टिमेशन बेसिस पर आप देख लीजिए पीएनएल अकाउंट अगले 5 साल का तैयार है, अगले 5 साल की बैलेंस शीट भी तैयार है। लेकिन क्या ये बात कंपनी पब्लिक में बताएगी? किसी को नहीं बताएगी। इसीलिए इसे इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। ये मैं अकाउंट्स की बात बता रहा हूँ आपको। इसे इंटरनल एनालिसिस कहते हैं, मैनेजमेंट करती है। बाहर बता देगी तो सारी प्लानिंग लीक नहीं हो जाएगी? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बन चुकी है, जो बाहर होती है, वो एक्सटर्नल एनालिसिस होती है। ठीक है। अब देखिए आपने प्रॉफिट्स वगैरह सब एस्टिमेट कर लिए, आपको सब पता चल गया। तो अब आप ये देख लो आपको फ्यूचर में कितने पैसों की जरूरत होगी, उसमें से कितना पैसा तो आप प्रॉफिट्स में से यूज कर सकते हो जो अगले साल होने वाले हैं रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू, बाकी पैसा बाहर से निकाल सकते हो। समझ रहे हैं? कितने एसेट्स की जरूरत होगी, तो आप यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा कि कब हमें कितने एसेट्स की कितने पैसे की जरूरत है, उसमें से कितना रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल लेंगे। रिटेन्ड अर्निंग कैसे पता चलेगी? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? पीएनएल अकाउंट से, जो बनाया है हमने फोरकास्ट करके। ठीक है। उसके बाद कुछ आप इसमें कैश बजट्स भी बना सकते हो। कैश बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस साल कहाँ कहाँ से इनफ्लोज होंगे, कहाँ कहाँ आउटफ्लोज होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में काफी डिफरेंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट में बनती है, लेकिन जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो वहां कैश बजट बनता है। इसको आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा भी मान सकते हैं। कैश बजट में ये नहीं देखते ठीक है ऑपरेटिंग से सर। कहाँ आ रहा है, इन्वेस्टिंग से क्या, फाइनेंस, वो नहीं देखते। वो देखते हैं ओवरऑल पैसा, एक मतलब इतना इतना पैसा आएगा, इतना इतना जाएगा। कैश बजट का फोकस होता है इनफ्लोज और आउटफ्लोज पे, किस एक्टिविटी से आ रहा है उस पर नहीं होता है उतना फोकस। ठीक है सर। रीड करो अब, जो भी आप पेज नंबर बता रहे थे ढूंढो, ऐसे ही होंगे स्टेप्स हाँ भी आगे सर, पीछे। हाँ सर, पढ़ रहा हूँ। करिए। सर ये एस्टिमेशन ऑफ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंड्स का क्या मतलब है? भाई देखिए जितने पैसे की जरूरत होगी पता चल जाएगा। तो उसमें से कितना तो रिटेन्ड अर्निंग से ही निकाल लेंगे ना, ये इंटरनल फंड्स हैं। तो जो नहीं रिटेन्ड अर्निंग जहां ओ, कम पड़ेगी वो बाहर से निकाल लेंगे। तो हाँ ठीक देखिए है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इतना बता देगा कि ठीक है इतना पैसा बाहर से चाहिए, लेकिन
अब डेट से कितना लें, इक्विटी से कितना लें, ये बात तो एग्जैक्टली आपको फाइनेंसिंग डिसीजन में ही तय करनी है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। प्री रिक्विजिट मान सकते हैं। प्री रिक्विजिट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टू इट। हाँ, ठीक है। लेकिन आप सर ये कहें कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो बेकार है। हाँ, वही फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगी? बताइए। सर एक बार ना जो वो है ना कैपिटल स्ट्रक्चर उसके थोड़े क्वेश्चंस करवा देना, क्योंकि उसका तो एक क्वेश्चन पक्का ही होता है कि वो आएगा। तो एक वो आ जाएगा और ये बड़ा आता है गैस वो 4-5 मार्क का। न्यूमेरिकल वाला? हाँ। ठीक है। और ना सर मैम ने हमें कहा था कि इस बार तो तुमने लाइक उस फॉर्म में कर लिया कि फॉर्मूला लिख के लिख दो, पर मोस्टली प्रेफरेबल होता है और एग्जाम में भी अब नेक्स्ट एग्जाम में तुम लोग टेबल फॉर्म में बना के आना। टेबल ही होता है तो इस लाइक बार, क्या टेबल हमेशा से टेबल होती है? तुम लोग क्या कराए? नहीं, नहीं मैंने तो नहीं, वो टेबल तो होती है। मैंने क्या किया था, मैंने जो क्वेश्चन लिखा था ना मैंने उसमें फॉर्मूला लगा के नीचे आंसर लिखाया था। मैंने वो नहीं भेज पूरा सकते हो अभी आप, मतलब मिल उसमें पाएगा टेबल आपको क्या जो आप करके वो आए थे? क्वेश्चन। नहीं, हाँ, एक आपका सेकंड सर मैं सॉल्यूशन, भेजता हूँ। क्वेश्चन नहीं, सिर्फ हाँ सर सॉल्यूशन। मैं भेजता हूँ। जी। एक सेकंड। कैपिटल स्ट्रक्चर का एक थियोरेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे, एक प्रैक्टिकल कर लेंगे, वो न्यूमेरिकल। और आप जो भेज रहे हो वो भेजो, वो देखते हैं क्या क्या बात कर रहे हो आप, समझ तो आ नहीं रहे। सर भेज दिया। अच्छा, तो इसमें हाँ क्या सर कमी है? तो कोई मैं ऐसी बात थोड़ी है, ये भी तुमने कहीं से हाँ चीटिंग ये करा भी है? सही है। हैं? ये खुद से करा है? और नहीं तो क्या सर, ये तो क्या बात कर आसान रहे थे हो? इसके क्वेश्चंस तो। देखो सर तो बहुत टीचर ना, आसान क्वेश्चन था। टीचर कह रही है ऐसे कर लो बेटा। सबसे पहले आप लिख दो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका कितना है। जैसे क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी आपके क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपए, तो उसके बाद आप उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो। इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे जी 40 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, 10% होंगे, तो 4 लाख रुपए। ठीक है, तो 4 लाख रुपए का आपके पास, आप कहेंगे हमारे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। बल्कि आप अभी अब इस तरीके से देखोगे होते हुए तो आप कहोगे हाँ यही ज्यादा इजी भी है। जो आपने किया थोड़ा सा मतलब हॉट पॉच है। हाँ। उसके बाद आप टैक्स माइनस कर दो। टैक्स का रेट आपको गिवन है 40% का टैक्स है सर। तो 4 लाख का 40% आपके पास 1,60,000 का टैक्स आ गया। तो उसके बाद आपके पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया आपका लाइक 2,40,000 का। उसके बाद ये आपको क्या मांग क्या रहा था? ईपीएस मांग रहा था, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं आपको, यस सर। अर्निंग पर शेयर। तो 2,40,000 रुपए की अर्निंग है। एंड आई थिंक आपको क्वेश्चन में 1 लाख शेयर्स हैं ये बता रखा होगा। तो सर 2.4 इज द अर्निंग पर शेयर। सर मेरे को एक चीज बताना, लेकिन ये नहीं, हमारा आपका तो 0.4 आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर 60,000 है। अच्छा, मैंने गलत पढ़ हाँ लिया। हाँ हाँ सर 60,000 है। 60,000 शेयर्स है ना, तो 4 आएगा ना, 0.4 क्यों लिख रहे हो आप? या 6 लाख शेयर्स है, 6 लाख शेयर्स है। सर 6 लाख मैं दे भी 0.4। क्वेश्चन चेक करता हूँ। हाँ हाँ सही है, देख लिया मैंने। तो ये वाले सर वो तरीका ज्यादा इजी भी है थोड़ा सा, हाँ इसमें लाइक थोड़ा सीधा सीधा है कम ये। में ही हो गया, उसमें तो मैंने पूरा पेज लगा के किया था एक। जी। सर ईपीएस का फॉर्मूला एक बारी बता दो। आप बताओ, मैंने किसको किससे डिवाइड किया है? आपने अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से किया है। बस। अच्छा, ठीक है। और सर मेरे को एक बारी बता दो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या और क्या क्या नाम होता है?
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह सकते हो बस, और क्या नाम होगे। सर एक बारी मैं आपको वो वाला भेजता हूँ जो हमारे स्कूल में आया था, उसमें मेरे को पता ही नहीं चला कि कौन सा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। मैं एक बारी भेजो। आपको भेजता हूँ। भेज रहे हो ना आप, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ सर, वो ढूंढ रहा है, हाँ बहुत मुझे लगा सारे तुम चले मेरे गए। पेपर में। नहीं। ढूंढो ढूंढो, आराम से ढूंढो, कोई जल्दी नहीं है हमको। क्वेश्चन नंबर बताइए सर, आपने जो भेजा। क्वेश्चन नंबर 8। 8 कह रहे हैं आप। अरे यार यही क्वेश्चन तो मैं सोच रहा था, आ जाओ कर लेते हैं। ये एक्चुअली इनका नहीं है क्वेश्चन, ये ना बोर्ड का क्वेश्चन है, और शायद ये कब की बात है 3-4 साल पुराना क्वेश्चन है ये। आइए कर लेते हैं इसकी बात, एक सेकंड जरा दीजिए मुझे। सर ये कह रहा है सनशाइन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लूंगा। सनशाइन लिमिटेड is a company manufacturing textiles. It has a share capital of rupees 60 lakh. सर इसके पास, कंपनी के पास इक्विटी है ना, शेयर कैपिटल को आप इक्विटी कहते हैं, 60 लैक्स। अर्निंग पर शेयर पिछले साल था 0.5 रुपीस। कॉपी करना है इसे। प्रीवियस अर्निंग पर शेयर था आप लोगों का 0.5 रुपीस। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 40 लाख। सुनिएगा, डाइवर्सिफाई मतलब कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मतलब पुराने वाला भी चलता रहेगा, एडिशनल कैपिटल इन्हें चाहिए। ये क्या है 6 लाख, ये 60 लाख क्या है, ये प्रीवियस कैपिटल एम्प्लॉयड है। समझ रहे हैं, जो दिख रहा है स्क्रीन पे सब चिपका देना। हाँ सर प्रीवियस कैपिटल एम्प्लॉयड। पिछले साल की कैपिटल इनकी। ओह। और आप इसमें देखिए प्रीवियस वाली कैपिटल में डेट नहीं है, कर्जा नहीं है कंपनी के सर पे 1 रुपए का भी, मालिकों ने लगाया हुआ है, जो लगाया हुआ है। इस साल कंपनी को और पैसा चाहिए, कितने रुपए चाहिए, 40 लाख रुपए। ये न्यू कैपिटल है।
ब्रैकेट में लिख लेना न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नई वाली है। अब देखना ये है कहां से लाए हैं ये पैसे। द कंपनी रेज्ड फंड्स बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स फॉर द सेम। तो मजे की बात है, अब कंपनी ने ले लिया है कर्जा, 10% डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है जी, ऑफ ₹100 ईच। अच्छा आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर, इतना इतना चिपका लिया सब, एक मिनट सर। करिए, और कोई दिक्कत है तो इसमें पहले यही बताइए। सर पर इसमें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक नाम तक नहीं लिया। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, अभी पहले आप इतना तो करिए। अच्छा अभी तो हमें ये भी नहीं पता इस क्वेश्चन में करना क्या है। चले हाँ सर। आइए जी। फिर ये कहता है ड्यूरिंग द करंट ईयर कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। करंट ईयर की बात होना शुरू हो गई है। EBIT इज गिवन 8 लाख। आप कहेंगे ये कैसे निकाला आपने, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको, ध्यान सुनना, ये 8 लाख रुपए के प्रॉफिट EBIT है, मुझे कैसे पता? अगर मैं आपको यूं कहता कि 10% का प्रॉफिट होता है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते EBIT के लिए? आप कहते कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, यही करते। हाँ जी बताओ। हाँ सर। तो ये बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इधर नीचे ले जाऊं, EBIT इधर है, तो अब उसकी लैंग्वेज रीड करो। उधर वो रेट बाय 100 ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। तो अब इसकी लैंग्वेज रीड करो, ₹8 लाख ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। समझे? तो वो EBIT ही तो है। कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या कमाती है कंपनी? EBIT ही तो कमाती है। क्लियर है? बोल ही नहीं रहे हैं, बताइए, सो से गए हैं सब। नहीं नहीं सर, क्लियर है क्लियर है। चलिए, तो आपका EBIT है 8 लाख। ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज वो कह रहा है प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जो प्रॉफिट निकल के आते हैं वो EBIT ही होता है। अभी भी हमें ये नहीं पता करना क्या है। टैक्स का परसेंटेज 40 कह दिया जी इसने। स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस्ट। अब आया है वो अपने असली बात पे, उसने बोला कि बताइए क्या डाइवर्सिफिकेशन से शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट हुआ है? हमने कहा जी कैसे पता चलता है ये? तो देखिए, क्वेश्चन सिर्फ यही रुक सकता था। क्वेश्चन ने सोचा बच्चे बेचारे नालायक हैं, कहां इतना पढ़ के आए होंगे, तो बेनिफिट को छोड़ो, सीधा ये पूछ लो EPS बढ़ा कि नहीं बढ़ा। समझे बात को? जब वो आपसे साफ साफ कह रहा है कि EPS बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो वो आपको बेवकूफी समझता है, क्योंकि वो सीधा सीधा इतना भी पूछ लेता कि बताइए डाइवर्सिफिकेशन का कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट हुआ या नहीं, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको EPS ही निकालना पड़ता। लेकिन उसने सोचा इन्हें क्या पता होगा बेचारों को, छोटे बच्चे हैं 12th के, तो खुद ही बता दूं कि EPS इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये बता दो। तो सी, आपको पिछले साल का EPS दे दिया उसने कंपैरिजन के लिए, तो अब आपको सिर्फ इस साल का EPS निकालना है, कंपेयर करना है और अपना आंसर देना है। क्लियर है? हाँ सर। यहां पर आई एक बड़ी प्रॉब्लम, और जिस वजह से ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर में भी आया, क्वेश्चन नहीं इसके बारे में न्यूज़पेपर में आया। क्या आया? कि CBSE ने बच्चों के साथ की बदतमीजी। क्या बदतमीजी? उसने ये तो बताया ही नहीं कि एक शेयर ओहो। कितने का है। एक शेयर, वो डिबेंचर बता सही रहा है, हाँ, बात ये एक है। भी सही डिबेंचर बात है। 100 रुपए का है। क्या बोल रहा है? डिबेंचर 100 रुपए का है। अरे डिबेंचर से क्या मतलब है? शेयर कितने का है ये बताओ। रीजन बताता हूं क्या है। क्योंकि अब आपने नहीं बताया एक शेयर कितने का है, बेचारा बच्चा या तो मानेगा शेयर 10 रुपए का है, या वो बेचारा हाँ, या बच्चा तो मानेगा 100 का। शेयर 100 रुपए का है। हाँ, सही बात है। तो सर अब सुनिएगा, यहाँ ये इसी वजह से तो अलग-अलग वो आंसर न्यूज, आएँगे फिर हाँ तो। एग्जैक्टली, 60 लाख रुपए के शेयर्स हैं सर, 60 लाख रुपए के शेयर्स हैं। अगर मैं कहता हूं कि शेयर है 10 रुपए का, तो शेयर्स हैं 6 लाख। ठीक है?
अगर मैं कहता हूं शेयर है 100 रुपए का तो शेयर है 60,000, इतना कॉपी हो जाए तो बताइए, देन वी स्टार्ट द EBIT एनालिसिस। चलिए हाँ सर, एक सेकंड। तो CBSE ने इसमें बोला था कि बच्चे ने 10 और 100 छोड़िए, दुनिया की कोई भी वैल्यू मानी हो, अगर ओवरऑल आंसर सही होगा तो हम उस पर ओके करेंगे। सर अब अगर किसी बच्चे ने 50, किसी बच्चे ने 60 हाँ ऐसे हाँ मान ली बिल्कुल। तो? देखिए हर बच्चे को उसके टीचर ने ये जरूर बोला होता है अकाउंट्स वाले चैप्टर में, शेयर ना बताओ कितने का है तो 100 ले लो। तो प्रूडेंट माने अगर हम बच्चे को, प्रूडेंट हाँ मतलब भाई। बच्चे को हम समझदार माने, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल टेक 10 एंड 100। अब जिन्होंने मजे लेने हैं जिन बच्चों ने, तो वो तो कहेगा जी एक शेयर 66 रुपीज का, एक कहेगा हाँ भाई। 76.539 का है। यही करते रहो फिर। ठीक है जी, हाँ चले सर, हो गया। हाँ आइए फिर आइए। लो जी, तो आगे चलते हैं फिर, और क्या है, शुरू करते हैं। बनाइए पर्टिकुलर्स अमाउंट। लो भाई साहब, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालूंगा। निकालूंगा क्या, दे रखा है 8 लाख रुपए। इसमें से कंपनी सबसे पहले कहेगी लो शेयर होल्डर, जो लो डिबेंचर होल्डर साहब, आपसे हमने 40 लाख रुपए लिए थे, वादे के मुताबिक आपको 10% यानी 4 लाख रुपए दे देते हैं। कोई कोई इंटेलिजेंट बच्चे 10% इस पे लगा देते हैं, बताइए। ओहो। ये गलती भी हो सकती है, फ्लो फ्लो 8 लाख का 10% करके 80,000 लिख रहे होते हैं। अरे भाई वो अपने आपसे प्रॉफिट पे इंटरेस्ट मांगेगा कि जो पैसा उसने आपको उधार दिया उसकी, उससे मतलब है उसे। आओ जी, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं दुनिया में। 4 लाख रुपए का EBIT आ गया सर, अब टैक्स दीजिए। टैक्स है 40%, ये लगेगा इस पे। अब ये कुछ लोग इस पे लगा देते हैं, ठीक है। अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा क्या कमाया, हमने कहा जी 8 लाख। वो कहेगा रुको पहले आप जो है ब्याज दे दो। तो हम इनकम टैक्स वालों से क्या कहेंगे, अगर हम ब्याज पहले दे देंगे तो आपको टैक्स कम मिलेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई बात हाँ नहीं। ये भी है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। आपने इस पूरे चैप्टर में ये वर्ड सुना होगा, ये फ्रेज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। आप देख लीजिए आपके सामने है रिजल्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 8 लाख पे हाँ टैक्स नहीं मांग रहा, वो कह रहा है दे लो चलो आप ब्याज दे दो, फिर जो बचेगा उस पे इंटरेस्ट, उस पे टैक्स दे देना। ठीक है जी, तो यहाँ हमें फायदा हो जाता है, हमारा टैक्स कम ठीक है जाता है। सर। अगर कंपनी 8 लाख पे देना होता तो 80,000 देना पड़ता। ठीक है, तो डिबेंचर्स जो है सर हमारी टैक्स सेविंग्स कराते हैं। अभी रुकिए रुकिए जरा, दूसरी सर बात अब आपके जैसे माइंड में आएगा, एक मिनट, आपके माइंड में आएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो सर घाटा हो जाएगा, हमें बहुत दुख हो रहा है कि उसको जहां 8 लाख पे टैक्स मिल सकता था 4 लाख पे मिलेगा। तो सर आप, लगता है आपने डिबेंचर वाला चैप्टर अकाउंट्स का ठीक से पढ़ा ही नहीं है मेरे साथ। इस पे TDS नहीं काटती क्या कंपनी? काटती है, तो जरूर लो, काटती है। इनकम टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कि तुम मत दो, कंपनी तुम मत दो टैक्स, इन्हीं के इंटरेस्ट में से काट के देना हमें टैक्स। तो इनकम टैक्स वालों वाह। का कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं है, समझ रहे हैं। बस हमारा उन्होंने हाँ फायदा ये करा भी दिया। है। उन्होंने कहा जी स्कैम कर आपसे, रहे हैं सर ये तो। हाँ आपसे हम बचे हुए पैसे पे ले लेंगे, और जो हम छोड़ रहे हैं ना वो हम उन्हीं से ले लेंगे। ठीक है ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी ओ को नहीं भाई। छोड़ता जी। और बताइए, अब पूछिए। सर हाँ तो सर वैसे 40% भी ज्यादा नहीं है मतलब? 40 नहीं है सर, इंडिया इतना? में टैक्स का रेट 30% है। 40% हाँ। फॉरेन कंपनी के लिए है, लेकिन फॉरेन कंपनी ओ गेम खेल अच्छा जाती है। अच्छा। वो भी 40 नहीं देते, वो क्या करते हैं, एक नई कंपनी इंडिया में ही बनाते हैं, उस कंपनी के सारे शेयर्स खुद खरीद लेते हैं फॉरेन कंपनी कंट्री में बैठ के। तो फिर ओ जब भाई। डिपार्टमेंट कहता है टैक्स दो, तो मान लो पेप्सी कह रही है, पेप्सी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा टैक्स दो, तो पेप्सी क्या कह रही है, पेप्सी इनकॉर्पोरेशन क्या कह रही है, यूएसए में बैठी हुई, हम क्यों दें, किस बात का टैक्स दे, हम तो नहीं आए इंडिया। तो कहेंगे ये तो रही कंपनी, उस कंपनी का नाम है पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो कहते हैं जरा देखना ये कंपनी फॉरेन कंपनी है कि इंडियन है, और निकलती है वो डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, उस पर टैक्स लगता है 30%। ओ। ठीक है ना, कंपनियां सर अलग ही है चालाक ये हैं, तो भाई। हल्के में मत लीजिए। चालाक है बिल्कुल। कंपनीज क्या कहती हैं, कंपनी से आप बनाइए टैक्स का कोई तगड़ा सा लॉ, सारे एक्सपर्ट्स तो हमारे पास बैठे हैं तोड़ने के लिए उस लॉ को। आइए जी,
तो 40% सर 1,60,000 रुपए। तो व्हाट डू वी गेट? अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसे कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अगर प्रेफरेंस वाले नहीं है तो दिस विल बी 2,40,000। आप कहेंगे सर अब इससे क्या होगा? इससे ईपीएस निकलेगा। दो तरह के बच्चों का ईपीएस निकलेगा। जो बच्चे ने शेयर माना था 100 रुपए का, तो उस बच्चे के शेयर्स आए थे 6 लाख। तो सर 6 लाख जिसका आया था वो बच्चा कहेगा ईपीएस 0.4 है। और जिस बच्चे ने शेयर माना था 100 रुपए का, तो उस बच्चे के शेयर आए थे 60,000, तो वो बच्चा कहेगा ईपीएस 4 है। तो जो 0.4 जिसका आंसर आएगा वो कहेगा डाइवर्सिफिकेशन से घाटा हो गया, क्योंकि पिछले साल ईपीएस 0.5 था, तो ईपीएस गिर गया। सर जिस बच्चे हमारी ने, मैम ने हाँ बोलिए। हमारी मैम ने शायद इसका जिन जिन का 0.4 आया सिर्फ उन्होंने ही लिया है आंसर शायद सही। अब टीचर का क्या करे? टीचर तो सीबीएसई से बड़े होते हैं ना, हम्म। कब समझेंगे आप ये बात? सीबीएसई छोटा है, स्कूल टीचर बड़े हैं, आप समझते ही नहीं है। देखिए, तो ईपीएस जिस बच्चे ने सर जो है शेयर की वैल्यू जो है 100 रुपए ली थी ना, तो उसका आंसर आएगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। इवन सर और भी आंसर्स हो सकते हैं, बच्चे 200 रुपए भी ले सकते हैं, कोई बच्चा 1000 रुपए का भी शेयर ले सकता है। तो सीबीएसई ने क्लियर बोल दिया। इवन इस तरीके के जो बदतमीजी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें सीबीएसई पे प्रेशर होता है कि अब आप 6 में से 6 ही दोगे, अगर चाहे उसका सारा आंसर गलत है, बस उसने अटेम्प्ट भी किया है तो। ओ भाई ये तो फ्री के मार्क्स मिल सर गए। पर हाँ नहीं 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 सर, पर अगर उसका कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है, उसकी स्टार्टिंग ही रॉन्ग है, तो सर, आप उसे फुल मार्क्स मिल दे जाते हैं, कैसे मिल सकते जाते हैं, हो? मिल जाते हैं। अगर ये तो देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा क्योंकि गलती नहीं शायद की है सीबीएसई ने। जिस क्वेश्चन में कोई ऐसा एरर हो जाए ना कि कंफर्म है कि अब बच्चों के आंसर गलत ही आएंगे, तो उसमें फिर सीबीएसई के लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस हिस्से पे कितने मार्क्स देंगे। तो वो कहते हैं छोड़ो यार, हम 6 ही दे देंगे। आपने अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन किया होगा, चाहे वो सारा ही गलत हो। ठीक है, ओ तो दो ठीक आंसर आएंगे है। सर। अब मैं थोड़ा सा आपके स्कूल टीचर की साइकोलॉजी बताता हूँ, व्हाई शी इज एक्सेप्टिंग 0.4 एंड नॉट 4। उसका भी एक रीजन है, लेकिन क्योंकि आपके पास डिस्क्रिप्शन थी, 4 आंसर भी करेक्ट है। 0.4 वो क्यों ले रही हैं? आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका जो ईपीएस है 50 पैसे से उठ के सीधा 4 रुपए पे पहुंच जाएगा? हाँ उन्होंने देखा होगा कि मतलब समझे ना? पास पास में है। हाँ हाँ, समझ गया। 50 पैसे से उठ के 4 रुपए पे ये ईपीएस तो पहुंच बहुत जाएगा। बड़ी जंप हो जाएगी। 800% की जंप। तो ये जो बाप है रे नहीं भाई। पॉसिबल है। तो 0.4 जो है सही हाँ लग रहा है कि हाँ, अगर आंसर 0.6 भी आता, मतलब आंसर पॉइंट में ही आएगा। ऐसा नहीं होता है कि बस थोड़ा सा डेट लिया और ईपीएस में जंप आ गई बहुत तगड़ी। इतनी तगड़ी जंप भी नहीं आती है। तो दैट इज वाई जो है लोग इस 0.4 पर थोड़ा सा गिरेंगे कि ये अच्छा आंसर है, लेकिन 4 भी करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। सर तो इसकी नरेशन कैसे होगी लाइक 0.5 तो से कम है। 0.4 वाला बच्चा कहेगा सिंस द ईपीएस इन द करंट ईयर हैज फॉलन to 0.4 in comparison with the previous year, hence diversification has not benefited the equity shareholders of the company. हाँ ठीक है समझ गया। आप समझ लो, जो आप मेरे को शुरू में कहते हैं कि एक न्यूमेरिकल करा देना, ये हो गया। इससे तगड़ा नहीं है पेपर में कहीं। वो तो मतलब इससे तगड़ा कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं पूरे इसमें। ये जबरदस्त है सर। हम्म। आपके पास जो सुभाष है ना, उसमें इस टॉपिक के जस्ट बाद एक वेओ लिमिटेड करके एक न्यूमेरिकल है, वो कर लेना अब आप घर पे। ठीक है सर। अब मैंने एक क्वेश्चन कराना था, वो करा देता हूँ, जरा एक सेकंड रुकिए। सेम ही है ये वेओ लिमिटेड वाला, तो नाम चेंज है बस शायद। सर हाँ वेओ नाम लिमिटेड चेंज है में नाम बस। चेंज नहीं है। वेओ लिमिटेड है बोर्ड का पेपर, आपके पेपर में नाम चेंज करके दिया उन्होंने। ओ हमारे पेपर में नाम चेंज करके। वेओ लिमिटेड है असली क्वेश्चन। सर हमारे स्कूल वाले मतलब कितना, आपने अकाउंट्स का पेपर देखा, पता नहीं कहाँ से टेप टूब के वही दे दिया। मेरे को तो लग रहा था एक एक दिन पहले बना के बैठे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेओ लिमिटेड वाला ही क्वेश्चन आपके स्कूल वालों ने दूसरी कंपनी के नाम से दिया है, ये एग्जाम में आया था। हाँ डिट्टो सेम है, वर्ड टू वर्ड मैच कर लीजिए बेशक। हाँ सर देखा तो भी मैंने बोला ये तो सेम ठीक है, सही है बिल्कुल। एक सेकंड दीजिएगा जरा। इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन की भारी कमी है। इसमें इसने प्रिज्यूम ही नहीं किया कि शेयर की वैल्यू मतलब वो कितनी मान के चल रहा है। डायरेक्ट 6 लाख, मतलब ठीक से नहीं लिखा है आंसर।